भारत आज अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। कुछ यही विजन लेकर हम चले हैं। आम जनता को उसी की भाषा में डिजिटल यानी डिजिटल अर्थात कुछ सेकंडों में खबर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। अब इसी को लेकर नई सोच, नए आगाज कॉन्क्लेव का आयोजन होता है, जिसमें हमारी सोच रहती है कि बड़ी शख्सियतों से आपको रूबरू कराएं। इस रविवार को भी हमने अपने कॉन्क्लेव के दौरान कई शख्सियतों से बात की। इसमें अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, गीता मानुषी, महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज के साथ ही हरियाणा व्यापार मंडल बोर्ड की चेयरमैन रामनिवास गर्ग, हरियाणा पशुपालन विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर ओपी छिक्कारा शामिल रहे। अब आखिर इस दौरान किसने क्या कहा, महत्वपूर्ण टॉपिक यह है। चलिए, सांसद कटारिया ने कहा कि वो कभी विवादों में इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ठान रखी है कि वो अपने मुख से कभी कोई ऐसा शब्द नहीं निकालेंगे जिससे पार्टी के साथ ही उनके छवि पर कोई हानि पहुंचे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उनके लिए मैंने स्वागत गीत गाया, जिसके बाद पंडित नेहरू ने कहा कि अपने पिताजी से पूछें, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं। वहीं महाराज गीता मानुषी ने कहा कि हिंदू ही नहीं बल्कि गीता सभी धर्मों के लिए संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। हरियाणा की मनोहर सरकार की सोच का नतीजा ही है जो इतना भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो सका। वहीं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, व्यापारियों के कल्याण के लिए हम सरकार से लगातार संपर्क में रहते हैं। सरकार का भरपूर सहयोग भी मिलता रहता है। हमारी ये सोच रहती है कि छोटे से छोटा व्यापारी भी किसी अनदेखी का शिकार होने पर हमसे अथवा हमारे मेंबरों से मिलकर समाधान पा सके। वहीं हरियाणा पशुपालन विभाग के पूर्व महानिदेशक ओपी छिक्कारा ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने पशुओं को रोग से मुक्त करने का अभियान चलाया था, जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो केंद्रीय टीम ने भी इसे सराहा। मुझे आशा है कि विभाग अब भी इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है भारत आज पर। भारत आज आपको लगातार राजनीतिक व्यक्तियों से मिलवाता रहता है, राजनीति की सरगर्मियां दिखाता है, लेकिन भारत देश आध्यात्म का देश है और आध्यात्म पर अगर बात ना की जाए तो बड़ा बेईमानी होगा। और जब आध्यात्म की बात आती है तो एक नाम सबके मन में कौंधता है और वो है गीता ज्ञान मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी वही हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों तक, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गीता को प्रचार प्रसार किया है। उन्हीं से आज रूबरू होंगे, उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले स्वामी जी, स्वागत है आपका भारत आज पर। जी, शुभम। स्वामी जी, जानना चाहूंगा, हाल ही में गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुआ है, कितना फायदा विश्व को मिला है उस कार्यक्रम से? वस्तुतः कुरुक्षेत्र गीता की उपदेश स्थली, अवतरण स्थली, धर्म क्षेत्र पूरे विश्व में आज यदि पहचान बनी है तो भगवद गीता के कारण बनी है। जी। हमें लगता है कि हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में लिया जाए, स्तुत्य निर्णय है। इस माध्यम से न केवल आम जनमानस के मन में गीता के प्रति, गीता की प्रेरणाओं के प्रति, गीता जयंती उत्सव के प्रति एक भाव जगा है, अपितु समूचे विश्व में लोग समझने लगे हैं गीता क्या है, लोग जानने लगे हैं गीता जयंती क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। जितना अगर पीठ थपथपाई जाए हरियाणा सरकार की, जितनी मनोहर लाल खट्टर जी की पीठ थपथपाई जाती है, उतनी ही जियो गीता संस्थान की भी और स्वयं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की भी, क्योंकि उन्होंने मिलकर, सरकार के साथ मिलकर गीता को प्रचार प्रसार का बढ़ावा दिया है, बहुत तीव्र गति से जनता के बीच, लोगों के बीच लेकर गए हैं। देखो, जहाँ तक बात है गीता ज्ञान संस्थानम की, जियो गीता की या गीता मनीषी की भी, वहाँ तो लक्ष्य ही एक है, गीता, भगवद गीता, केवल गीता। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो इसे अपना एक गौरव मान लिया, बना लिया, और इस रूप में जो हरियाणा सरकार ने एक निर्णय कर लिया, तो हमें लगता है कि हम जैसा प्रेरणा देते हैं कि गीता के नाते से हरियाणा का सम्मान बढ़ा है, बढ़ेगा, तो उस नाते से निश्चित जो हुआ है तो हरियाणा सरकार को शुभकामनाएं हैं ही। हमारा तो लक्ष्य ही यही था, लेकिन हरियाणा सरकार उस लक्ष्य में और आगे
सहभागी बन रही है, ये अच्छा लग रहा है। जिया गीतों के प्रयासों से, जियो गीता के प्रयासों से अगर बात करें तो हिंदू कितना गीता से जुड़ पा रहा है? बड़ी संख्या में। वैसे तो आपको बताएं कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए है भी नहीं। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है गीता, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं। जी। भगवत गीता के 700 श्लोकों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के लिए है गीता। तो हमें लगा है कि भगवत गीता लगने लगा है भारत में, हिंदू समाज में, सनातन वैदिक परंपराओं में गीता के प्रति एक नई चेतना जगी है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत से बाहर भी विश्व के अलग अलग विचारक, अलग अलग वहाँ बिना किसी जाति वर्ण स्थान के भेद के सब लोगों का झुकाव, लगाव कहीं ना कहीं गीता के प्रति होता देखा जा रहा है। स्वामी जी, जब आप स्वयं गीता का पाठ करते हैं तो क्या प्रभाव जीवन पर, श्रद्धालुओं के, भक्तजनों के, अनुयायियों के जीवन पर पड़ता है उसका? देखो, गीता पाठ जब हम करेंगे उसके बाद दूसरों को कहेंगे तो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब मान लो हम सोचें कि हम स्वयं पाठ ना करें और दूसरों को कहते रहे पाठ करते रहो तो अधूरा सा लगेगा। इसीलिए स्वयं पाठ करते हैं, नए भाव उत्पन्न होते हैं, नया चिंतन जन्म लेता है, और उसके आधार पर जब लोगों को प्रेरणा दी जाती है उस भाव के साथ, चिंतन के साथ, तो लोगों में एक सकारात्मक रचनात्मक प्रभाव पड़ता ही है। और ऐसा व्यवहारिक देखा जा रहा है। कोविड के दिनों में भी हजारों नहीं लाखों लोगों ने गीता पाठ किए, गीता पाठ से अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाया, मनोबल को दृढ़ किया। महाराज जी, अगर मुझ जैसा ज्ञानी गीता से जुड़ना चाहे, गीता से लाभ लेना चाहे, तो क्या विधि है, क्या तरीका है? हाँ, देखो, तरीका बड़ा सीधा है कि अगर आपको वास्तव में चाहिए एक समग्र जीवन, एक परफेक्ट लाइफ, तो गीता वो आपको देगी। क्योंकि सामान्य दृष्टि से हम देखें तो जीवन को केवल शरीर तक मान लिया गया, ये फिजिकल बॉडी, लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस रेट बढ़ रहा है, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, कहीं वातावरण में क्या अराजकता सी फैल रही है, युद्ध की विभीषिकाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, ढेरों समस्याएं जन्म। तो जब हम ये कहते हैं कि गीता समाधान है, आप करके देखो, आप शारीरिक सक्रियता कर्म योग से मिलेगी, मानसिक दृढ़ता भक्ति योग से मिलेगी, बौद्धिक जागरूकता ज्ञान योग से मिलेगी, और मानसिक शांति तो गारंटीड गीता से मिलती ही है। और शांति हर एक को चाहिए। आपको शांति चाहिए, आप गीता से जुड़ो। आपका मतलब किसी को भी शांति चाहिए और एक अच्छा जीवन, समग्र जीवन जीना है, गीता से जुड़ो। इस रूप में जब आह्वान होता है तो लोग जुड़ते हैं। आप भी जुड़ें, भारत आज के सभी श्रोता भी गीता से जुड़ें और पूरा विश्व गीता से जुड़े, ताकि पूरे विश्व में शांति हो। और विश्व जो गीता की एक सोच है, विश्व एक परिवार, वर्ल्ड एज वन फैमिली, आओ मिल करके विश्व को केवल एक बाजार नहीं, एक परिवार बनाए, एक सद्भावना में परिवार, शांति में परिवार। जियो गीता का यही आह्वान है। जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुभकामनाएं। तो स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गीता का झंडा बुलंद विदेशों में कर रहे हैं। मॉरिशस से लेके विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाए गए हैं। और छठा अनूठी होती है जब ब्रह्म सरोवर के किनारे पर स्वामी जी पहुंचते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अलग ही छठा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों जो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज के साथ बने रहिए। हमें गर्व है कि भारत आज है हम। नई सोच नए आगाज कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के परम शिष्यों में से एक हैं रामनिवास गर्ग जी। आइए उनके बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर के उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उनका बोर्ड कार्य करता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी इस खबर को लाइव हम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। आपके मन में क्या है आप हमें बताइए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज स्वयं यहाँ पर आकर के अपना आशीर्वाद यहाँ सभी को दें और गीता से संबंधित, गीता के ज्ञान से संबंधित चर्चा हम यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहाने का कोशिश करेंगे अभी।
तब तक हमारे साथ जुड़े हैं रामनिवास गर्ग जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है रामनिवास जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि भारत आज के जो हमारा चैनल का जो ग्रुप है, आप हमारे दर्शकों को एक बधाई संदेश अपनी ओर से दे दें। से पहले भारत आज का जो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भारत आज की टीम ने देने का प्रयास किया है। पूरे देश में सोशल मीडिया को एक ऊंचाई पर लेकर जाने का जो काम भारत आज ने किया है, मैं भारत आज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भारत आज जो है वो लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे और समाज में जो भी काम आते हैं उनको उजागर करे। धन्यवाद रामनिवास जी। हम आपके विभाग से संबंधित हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपके बोर्ड के नाम में ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड। तो ये बोर्ड किस तरह से कार्यप्रणाली क्या रहती है बोर्ड की? सबसे पहले तो मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके दूरदर्शिता का परिणाम है कि जिन्होंने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। उनका कहना है कि जैसे किसान हमारा अन्नदाता है, ऐसे ही हमारा व्यापारी जो है वो धनदाता है, क्योंकि व्यापारी जब व्यापार करता है और उससे जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे ही पूरी स्टेट, पूरा देश चलता है। तो ऐसी सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जिनके प्रयास से व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और मुझे इस बोर्ड में चेयरमैन के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ तक कार्यप्रणाली की बात है, व्यापारी कल्याण बोर्ड पूरी स्टेट के अंदर विराजमान है और हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसका गठन किया गया है। हमारे 9 स्टेट मेंबर हैं जो विभिन्न जिलों से आते हैं, विभिन्न ट्रेड से आते हैं और 22 के 22 जिलों में हमारी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो गठन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में 12 मेंबर, 11 मेंबर और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ये इसलिए कि जो हमारा छोटा व्यापारी है, जिनको वो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कोई कि जो अधिकारी कोई परेशान करता है, कोई छोटा मोटा काम होता है, उनको कहाँ पर जा कर के कराएं। तो अब जो व्यापारी कल्याण बोर्ड जो गठन हुआ है उसके माध्यम से कोई भी व्यापारी मेरा भाई जो है कोई समस्या आती है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से, मेंबर से, सदस्य से मिलता है और उनकी समस्या का समाधान व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है वो अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से मिलकर के उस समस्या का समाधान करवाता है। कोई भी समस्या किसी भी मेरे व्यापारी भाई को आती है तो उसकी समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड 24/7 तत्पर है। रामनिवास जी, आपने कहा कि हमारे पास हरियाणा के जो व्यापारी हैं वो अपनी समस्याएं हमें भेजते हैं, तो अब तक लगभग कितनी समस्याएं आपने बोर्ड के माध्यम से सोल्व करवाई होंगी, अंदाजा एक? देखिए, समय समय पर बहुत ही समस्याएं आती हैं जी। चाहे वो ट्रेड की समस्या है, चाहे वो पर्सनल समस्या है, व्यापारी से कोई भी समस्या आती है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहीं पर उसको सुलझाने का काम करते हैं। कोई समस्या बड़ी है तो वो बड़े अधिकारियों से मिलकर के उसको समस्या का समाधान करवाया जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से आई हैं और उनका समाधान भी करवाया गया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बोर्ड के माध्यम से अफसरशाही जो हावी रहती थी व्यापारियों पर, उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम भी बोर्ड ने किया है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं अधिकारियों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी जो हैं वो मनोहर लाल जी की सरकार में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी व्यापारी को जाकर के नाजायज़ तंग करे, और अगर ऐसा केस हमारे कोई संज्ञान में आता है तो हम उसका तुरंत जो है समाधान करवाने का काम करते हैं। व्यापारियों से संबंधित आपके बोर्ड ने क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं जो व्यापारियों से संबंधित हैं? व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अभी हमने दुर्घटना बीमा योजना जो है शुरू की है और क्षतिपूर्ति बीमा योजना जो है वो भी धरातल पर आ चुकी है। बहुत जल्दी जो है उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और कोई भी मेरे व्यापारी भाई की कोई आगजनी में कोई नुकसान होता है, कोई आग लग जाती है, कोई बाढ़ से नुकसान होता है, तो उसका नुकसान जो है 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का नुकसान जो है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। और किसी मेरे व्यापारी भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम जो है
व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से देने का काम करेगा। उसके लिए जो इंश्योरेंस की जो बीमा राशि है वो कौन व्यापारी को भरनी होती है या सरकार भरती है? ये बहुत मिनिमम अमाउंट जो है वो तय किया गया है, वो 10 रुपये पर लाख के उसमें किया गया है, ताकि 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक एक व्यापारी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और वो जागृत रहेगा कि मैंने जो है 250 रुपये या 50 रुपये दिए हैं, ताकि वो अपने कोई क्लेम है, उसका कोई दिक्कत है, वो उसको आसानी से ले सके। अगर हम बात करें तो जैसे अदर स्टेट्स में हमारे को देखने को मिलता है फ्री जोन व्यापारियों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र जैसे देखने को मिलता है, तो हरियाणा में इस तरीके के कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बहुत जोन बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हरियाणा में यमुनानगर जिला के अंदर सढौरा विधानसभा आती है, उस एरिया के अंदर डी जोन बनाया गया है और उसको इकोनॉमिक जोन जो है वो घोषित है। वहाँ पर हमारा सरस्वती नगर का एरिया है, बिलासपुर, सढौरा, ऐसे प्रदेश में और जगहों पर भी इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जिससे व्यापारी जो है वहाँ पर अपनी उद्योग इंडस्ट्री लगा करके सरकार से उसका जो है अनुदान ले सके। अगर हम बात करें हरियाणा में छोटे व्यापारियों खासतौर दुकानदारों के लिए क्या योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की, और बोर्ड किस प्रकार से वो सरकार से मदद जो है वो दुकानदारों को दिलवाने का प्रयास करता है? देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनको सरकार के माध्यम से बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है। अभी 20 लाख रुपए तक जीएसटी के अंदर कोई भी जीएसटी नहीं है। 20 लाख रुपए तक जो है कोई भी व्यापारी वो आराम से अपना काम कर सकता है। उसको जीएसटी के किसी भी झंझट से उससे जो है वो अपनी सीधी जो अपनी उसका रिटर्न है वो फाइल करे और जीरो रिटर्न फाइल कर करके वो जो है आराम से अपना व्यापार कर सकता है। तो ऐसे बहुत से हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत सी सुविधाएं हैं जो सरकार ने दी हुई हैं। हरियाणा में अगर हम बात करें तो वैसे पूरे देश में ही एक बहुत बड़ी आपदा अभी पीछे आई, और कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में ख़ासतौर पे छोटे व्यापारी या ख़ासतौर पे जो छोटे दुकानदार जो गाँव में या गलियों में या शहरों में भी जो छोटे दुकानदार टाइप, जैसे छोटा कोई किराने की दुकान वाला है, कोई मनियारी का सामान बेचने वाला है या और कोई छोटा दुकानदार है, तो सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए हैं। तो सरकार के माध्यम से आपके बोर्ड ने क्या मदद उन छोटे व्यापारियों दुकानदारों को दिलवाई? कोरोना काल के बाद जो है जो व्यापारी और पूरा समाज, मैं व्यापारी ही नहीं कहूँगा, पूरा देश जो है इस आपदा से प्रभावित हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यापारियों के लिए जो एक्चुअली बिल है उसी को लेने का काम किया गया और 3 महीने का बिल जो सरचार्ज था उसको सभी व्यापारियों के लिए माफ़ करने का काम जो है वो किया गया। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। आमतौर पे एक परसेप्शन जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन जीएसटी हो या नोटबंदी जैसे हो या और कोई जैसे कदम है या अफसरशाही जैसे हावी रहती है तो उसमें व्यापारी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, जब भी कोई नया कोई टैक्स लगता है, कोई नई पॉलिसी आती है, स्टार्टिंग में उसका विरोध होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो व्यापारी के या किसी के भी समझ से बाहर होता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप देखिए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पूरे देश के अंदर जो है वो जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता जो है वो व्यापारी भी जाता है और सरकार भी जाती है। सरकार और व्यापारी के बीच में जो अफसरशाही थी उसको ख़त्म करने का काम जो है वो जीएसटी के माध्यम से किया गया। और जहाँ तक नोटबंदी की बात है, नोटबंदी भी जो है वो हमारे देश में, देखिए जब से नोटबंदी हुई है पहले कितनी आतंकवादियों की घटनाएं होती थी, क्योंकि डुप्लीकेसी जो है वो चलती थी। लोगों ने जो व्यापारी था या कोई आम आदमी था, धन इकट्ठा करना उनके पास नहीं था, लेकिन जो शरारती तत्व थे, जो आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ था, जिसके कारण जो है नोटबंदी की गई और उसका परिणाम था कि पूरा पैसा जो है वो बाहर निकला और उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकवाद पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने का काम जो है वो हुआ है। चलो खैर, आपने सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई कि सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज भी ब्लैक मनी की समस्या और नकली जो करेंसी की समस्या है वो आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन हम चलो बात करते हैं हरियाणा की अनाज मंडियों की। अगर हम बात कर लेते हैं, जब भी कोई नया सीजन शुरू होता है तो आमतौर पर
आड़ती जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तो एक बार में समाधान क्यों नहीं होता आड़तियों की समस्याओं का? देखिए, जो भी कोई पॉलिसी आती है वो कई बार जो है व्यापारी भाई, आड़ती भाई समझ नहीं पाता, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं 24/7 जो है वो मिलने का काम करते हैं, उनकी कोई समस्या होती है उसको सुलझाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की मंडियों में आप देखिए कि कितने सुचारू रूप से जो है काम होता है, और पूरे सीजन के समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बहुत अच्छे से जो है उठान होता है, बहुत अच्छे से जो है परचेज होती है, और हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जा करके जो है वो किसान भाई भी हमारे सुख और समृद्ध हो रहे हैं, और व्यापारी भाई भी जो है अब उन झंझटों से परेशान नहीं होता कि हमें पेमेंट आएगी, किसान को देनी है, उसको देनी है, उन सब झंझटों से मुक्ति मिली है। और आज मेरा व्यापारी भाई जो है, आड़ती भाई जो है खुश है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है हमेशा अपने आड़ती व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा है। कोई भी समस्या आएगी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ला करके उसका समाधान करने का काम करेंगे। रामनिवास जी, जब कोई नई पॉलिसी आती है तो आप तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जो सरकार की पॉलिसी व्यापारियों के हित में या कोई नई पॉलिसी आ रही है तो पहले व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, बिल्कुल लिया जाता है। सरकार जो है ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाती जो बिना सोचे विचारे और बिना विश्वास लिए कोई काम नहीं करती। लेकिन अगर कोई समझे कि सभी को साथ लेकर के सभी को पहले बता करके कोई पॉलिसी बनाई जाए, ऐसा नहीं हो पाता। कोई उसमें त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई दिक्कत आती है तो सरकार जो है उसको ठीक करने का काम भी करती है। कई बार राजनीतिक एंगल भी बीच में आ जाता होगा। खैर जी। चलो, गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा में और कितने डेवलप किए गए हैं क्षेत्र जो है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक अपने आप में एक माइलस्टोन है हरियाणा के लिए। तो इस तरीके के और क्षेत्र क्यों नहीं डेवलप किए जा रहे हैं हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल किए जा रहे हैं। अब पिछले दिनों हरियाणा जिला यमुनानगर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उद्योग में कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, प्लाईवुड का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, जिसमें हमारे कई देश के एम्बेसडर्स, काफ़ी हमारे सेंटर के हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टेट के ऑफिसर्स, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और उसका परिणाम ये रहा कि आज प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है। और उससे पहले जो है हम अपने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्लाईवुड इंडस्ट्री के हमारे लगभग 30 व्यापारियों को हम आसाम लेकर के गए, ताकि उनको जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जो है उनको आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि हम जगह जगह पर जो है ऐसे सेमिनार कर रहे हैं जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि हरियाणा से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी हमने एक फोन डिपार्टमेंट के माध्यम से और व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो है एक ड्राइव शुरू की है, जिसमें हम हरियाणा के कम से कम 1000 व्यापारियों के लाइसेंस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बनवाने का काम करेंगे। और कुछ हमारे व्यापारी भाइयों को हम अलग कंट्रीज़ में भी लेकर के जाएंगे, ताकि वहाँ पर जा कर के अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई उद्योग धंधा वहाँ पर कार्य शुरू कर सके। तो व्यापारी कल्याण बोर्ड बहुत सी योजनाओं पर काम कर रहा है, ताकि मेरा व्यापारी भाई जो है वो एक अच्छा व्यापार कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी जो है हरियाणा में बिता सके। रामनिवास जी, हम किसी भी विषय पर अगर चर्चा करते हैं तो आप आमतौर पर यमुनानगर का उदाहरण देते हैं। जी। तो मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में हर राजनीतिक पार्टी ने रैलियों के गढ़ जो है वो जींद को बना रखा होता है। और अगर हम बात कर लें चौधरी बंसीलाल से, भजनलाल से, देवीलाल से अगर हम बात करें तो हरियाणा में जींद जो है वो राजनीतिक क्षेत्र का केंद्र रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की या राजनीतिक क्षेत्र की, तो जींद हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोई भी जिला उपेक्षित नहीं है। अभी पिछले दिनों एक पद्मा योजना जो है वो शुरू की गई है। उस पद्मा योजना के अंडर में जो भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर जो है वो स्टार्टअप का काम जो है, हमारे व्यापारी जो जितने भी हमारे युवा हैं या कोई साथी है जो व्यापार करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उस स्कीम के माध्यम से जो है वो उसमें लगा सकता है। और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की इंडस्ट्री जो है उस पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो पद्मा के अंडर में उसमें स्कीम में आएंगे और वो अपना कार्य जो है शुरू कर सकता है। तो मैं जींद जिले को भी आह्वान करता हूं कि आप भी जो है इस पद्मा की योजना का लाभ उठाएं और अपने वहां पर जिला के अंदर उद्योग लगाने का काम करें।
कोई विशेष औद्योगिक क्षेत्र जींद को क्यों नहीं मिल पाता, जबकि राजनीति का केंद्र जो है वो जींद है। और राजनीतिक रूप से तो उपेक्षित है ही, साथ में औद्योगिक रूप से भी जींद पूर्ण रूप से उपेक्षित है। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जिले और तहसील जो है वो जींद है, लेकिन फिर भी आज तक भी वो औद्योगिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपके प्रयास क्या रहेंगे कि जींद को किस प्रकार से आप औद्योगिक लाभ देने का फायदा करेंगे? बिल्कुल, मैं आपके इस नेतृत्व में। पर जो है संज्ञान लेकर के और जिला जींद के हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो टीम है उनसे डिस्कस करके, बात करके, वहाँ का दौरा करके, और वहाँ की कोई ऐसी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर हम उसको बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जींद को औद्योगिक नगरी का जो है वहाँ पर पैकेज दिलवाने का काम करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखो दर्शकों, अभी रामनिवास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जींद को औद्योगिक नगरी का दर्जा मिलने वाला है। ये रामनिवास जी की पूरी चर्चा का एक मुख्य अंश है, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा। अगले राउंड में हम फिर से चर्चा करेंगे जब भी रामनिवास जी हमें टाइम देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी रामनिवास गर्ग, जो कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के परम शिष्यों में से एक है। अभी हमारा प्रयास है कि स्वामी ज्ञानानंद जी का भी हम पर अभी यहाँ पर आशीर्वाद मिले, ज्ञान की गंगा आपके साथ हम बहाने का प्रयास करेंगे। गीता ज्ञान गंगा हम यहाँ बहाने का प्रयास करेंगे उनके मुखारविंद से यहाँ पर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करनाल में परशुराम महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना भाषण दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक दर्शकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि हम आपकी बात, आपके मन की बात हम आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं भारत आज। धन्यवाद। नमस्कार भारत, हम फिर से हाजिर हैं। नया सोच, नया आगाज। हमें गर्व है कि हम हैं भारत आज की इस एक और कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा पशुपालन विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर ओपी छिकारा। उनका और आज का उनकी राजनीति के संदर्भ में क्या है तालमेल, आज करेंगे उनसे बात। सीधी बात, भारत आज पर, हरियाणा आज पर, उत्तर प्रदेश आज, हरियाणा आज, हिमाचल आज, बिहार आज, छत्तीसगढ़ आज, सभी चैनल्स पर हम हैं लाइव। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। हम करते हैं हरियाणा पशुपालन विभाग के पूर्व महानिदेशक, आज के नेता डॉक्टर ओपी छिकारा से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं भारत आज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि एक सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से आप दर्शकों तक सटीक और बहुत सही जानकारी हमेशा देते रहेंगे। और भारत आज के सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप पशुपालन विभाग में महानिदेशक रहे, आज आप पूर्व महानिदेशक हैं, रिटायर होकर के अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी आप जी रहे हैं अभी। तो कैसा अनुभव रहा जब आप महानिदेशक थे? महानिदेशक के रूप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए जो रही कि उस कार्यकाल के दौरान जी हरियाणा प्रांत को पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतर प्रथम पशुपालन राज्य का पुरस्कार हरियाणा सरकार को प्राप्त हुआ था। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय रहा। उसके साथ साथ उस दौरान हमने पूरे हरियाणा प्रांत में वेटनरी सर्विसेज डिलीवरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे पशुपालक तक विभाग उसके द्वार पर सभी सुविधाएं प्रदान करे, इस बात पे हमने पूरा जोर दिया। और पशु रोग मुक्त हरियाणा बनाने की तरफ हमने एक प्रयास शुरू किया था और जिसमें काफ़ी हद तक हरियाणा सरकार और विभाग कामयाब रहा था उस मिशन में। यानी कि आपने जो प्रथा शुरू करी थी, पहले तो आपको बधाई
आप हरियाणा को नंबर 1 लेकर आए, हरियाणा को आपने भारतवर्ष में एक नए पायदान पर पहुंचाया आपके क्षेत्र में। तो आप क्या सोचते हैं कि उस समय के और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या डेवलपमेंट्स जो है पशुपालकों के लिए विभाग की तरफ से रही होंगी? देखो, उस समय में हमने पशु रोग मुक्त हरियाणा का जो एक सपना एक संजोया था और जिसको हमने क्रियान्वित भी किया था। पशुओं के जो 2 मुख्य बीमारी हैं, जो रोग हैं, मुंह खुर और गलघोटू, जिससे पशुपालकों को बहुत ही आर्थिक नुकसान होता था, उसके लिए हमने दोनों की एक संयुक्त टीके का प्रयोग सबसे पहले हमने भारत सरकार से परमिशन लेके और हरियाणा के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था और उसके बहुत ही बेहतरीन नतीजे रहे। 2 साल तक किसी भी पशु को ना मुंह खुर का रोग हुआ, ना गलघोटू का रोग हुआ और मैं समझता हूं कि विभाग आज भी उस प्रयास को आगे लेके चला हुआ है और उसमें विभाग को काफ़ी कामयाबी मिली हुई। यानी ये कहें कि जो परिपाटी या जो योजनाएं आपके समय में शुरू हुई थी वो आज तक चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। और विभाग को आप मानते हैं कि संतोषजनक कार्य चल रहा है? बहुत संतोषजनक कार्य विभाग का है। पशुपालकों को हर तरह की सुविधाएं उनके घर द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं जो पशुपालकों को उनके द्वार पर दी जा रही हैं पशुपालन विभाग की ओर से? पशुपालन विभाग से टीकाकरण का जो मैंने जिक्र किया, जी। वो पशुपालकों को उनके घर द्वार पे उपलब्ध किया जाता है और इसके अलावा बहुत सी और भी योजनाएं जो उस समय में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे पशुपालन मंत्री थे और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पशु बीमा योजना एक शुरू की गई थी, जिसमें सिर्फ महज 100 रुपये देने के बाद पशु का बीमा किया जाता था और इसमें लगभग मैं आपको बताऊं कि उस समय के दौरान पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर लगभग 7 लाख पशुओं का बीमा किया गया था, जो अपने आप में एक मैं समझता हूं कि सिंगल हर्ड को सुरक्षित रखना, बीमा करना, शायद ये पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इस विषय पे शायद ही मुझे लगता है। इस दौरान शायद कुछ पशुपालकों में रोष भी था, कुछ विवाद भी शायद हुए? नहीं, विवाद नहीं था, लेकिन शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की, तो इसको क्रियान्वित करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां जरूर विभाग को आई थी, लेकिन सारा स्ट्रीमलाइन करने के बाद पशुपालकों तक इस योजना का बहुत भरपूर लाभ मिला और मेरे हिसाब से लगभग 17-18 करोड़ रुपए पशुपालन के विभाग में जो पशुओं का बीमा किया गया था, वो राशि पशुपालकों को मिल चुकी है अभी तक। और हम पशु बीमा योजना के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो पशुपालकों तक विभाग पहुंचा सकता है या पहुंचाता है? देखो, पशु बीमा के अलावा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है पशुपालन के द्वार पे, जिससे नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। और इसके अलावा स्वरोजगार जो है वो लोगों को प्रदान करने के लिए विभाग की बहुत अच्छी जो स्कीमें चली हुई हैं, जिसमें छोटे किसानों के लिए, छोटे पशुपालकों के लिए 2 से 3 पशुओं की डेयरी स्थापित करके और बड़ी से बड़ी 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापित करके स्वरोजगार अपना लोग शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अहम एक सुविधा विभाग द्वारा पशुपालकों को दी जा रही है। और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे सीधे पशुपालकों तक पहुंचता है विभाग की ओर से? देखो, ये स्वरोजगार की जो योजना है ये बहुत ही सीधा लाभ पशुपालकों को दे रहे हैं। स्वरोजगार में किस प्रकार का लाभ है? क्या इससे क्या बेनिफिट होगा? एक आम अगर कोई आदमी पशुपालन करता है तो उसे किस प्रकार से विभाग क्या उसको हेल्प कर सकता है उसमें स्वरोजगार में? स्वरोजगार में विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उनकी डेयरी यूनिट्स और शीप और गॉट, भेड़ और बकरियों की यूनिट, गायों की यूनिट खास तौर पे वो स्थापित की जाती हैं और विभाग द्वारा इस पे 50% का अनुदान पशुपालकों को दिया जाता है। शायद उसमें कुछ लिमिट भी है, 1 या 2 पशु खरीदने पर ही कुछ वो मिलेगी? ये अलग अलग स्कीमें हैं।
जी। 3 पशुओं की स्कीम है, 2 पशुओं की स्कीम है, 10 पशुओं की स्कीम है। वो आपके पशुपालक के सामर्थ्य पे वो कितना किस स्तर तक अपना पशुपालन का काम कर सकता है या करना चाहता है, उस जी। हिसाब से अलग-अलग यूनिट्स की स्थापना विभाग द्वारा कराई जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, अभी हम भेड़ बकरी गाय भैंस सबकी बातें कर रहे थे, तो आप गौ सेवा आयोग के सचिव भी रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसा अनुभव रहा उस दौरान? हाँ, मुझे गौ सेवा आयोग के सचिव के पद पे काम करने का सौभाग्य मिला। जब मैंने कार्यभार संभाला था, तो गौ सेवा आयोग में इतनी ज़्यादा गतिविधि नहीं थी। जी। इसका मेन जो कारण था कि गौ सेवा आयोग का बजट कुल 5 लाख रुपए था, जो अब 50 करोड़ रुपए हो चुका है। जो हमने योजनाएं बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पशुपालन मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके प्रयासों से गौ सेवा आयोग का जो है 5 लाख से पहले वर्ष में ही 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया, ताकि गौशालाओं को और मजबूत किया जा सके, उनकी सहायता की जा सके, उनकी आर्थिक मदद की जा सके, गौशालाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा है सचिव के पद पे भी। आप गौ सेवा आयोग के सचिव रहे, आज भी कहीं ना कहीं आप गौ सेवा से निरंतर जुड़े हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो गौ संवर्धन हरियाणा में कितना असफल और कितना सफल? नहीं, असफल की तो हम बात कह ही नहीं सकते हैं। गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का खास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं, तो 2014 के बाद जी। हरियाणा प्रदेश में बहुत बहुत काम हुआ है, और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2012 का जो पशुगणना थी, जी। उसमें जो अपनी देसी नस्ल की गायें हैं, जी। उनकी संख्या लगभग 16 लाख के आसपास थी पूरे प्रदेश के अंदर। फिर देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार ने चलाई। अगर 2019 के अगर पशुगणना की आप बात करेंगे, तो देसी गायों की संख्या उसमें कम से कम भी 4% की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। और अगर गौवंश की हम बात करें, तो 16 लाख से बढ़ के 19 लाख गौवंश की संख्या हरियाणा प्रदेश में हुई है। डॉक्टर साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि देसी गौवंश की संख्या बढ़ी है, लेकिन अगर हम बात करें तो दूध देने वाली देसी गायें आमतौर पे बहुत कम दूध देती हैं, तो उनमें दुग्ध उत्पादन किस प्रकार से हो? यही देसी गाय का दूध किस प्रकार से बढ़े? यही एक विभाग का प्रयास था, हरियाणा सरकार का प्रयास था कि दूध की मात्रा प्रति पशु जी। जब तक नहीं बढ़ोतरी होगी, प्रति पशु दूध उत्पादन में जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी, जी। तब तक जो है ये एक इसका जो परिणाम है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी हरियाणा ने कितनी प्रगति की। आज की क्या स्थिति होगी डॉक्टर साहब? आज भी वही निरंतर प्रयास जारी हैं, और मैं समझता हूं कि 8-9% की बढ़ोतरी पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश की आज भी है। दुग्ध उत्पादन की बात कर रहे थे हम, देसी गौवंश में दुग्ध उत्पादन। हाँ, दूध उत्पादन के लिए अनेक योजनाएं सरकार ने चलाई। जी। लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए दूध प्रतियोगिताओं का विभाग द्वारा आयोजन करवाया गया, जिसमें देसी गाय पालने वाले पशुपालकों को 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक का इनाम की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है, आज भी दी जा रही है। इससे लोगों का उनके संवर्धन में, उनके पालन पोषण में लोगों में बड़ी जागरूकता आई है, और इसी दिशा की तरफ विभाग आज भी कार्य कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ना बार बार गौवंश की, गाय में दुग्ध उत्पादन की, तो आमतौर पे क्या होता है कि एचएफ या जो हमारी जो विदेशी जो गौवंश है, उसका दुग्ध उत्पादन ज़्यादा रहता है, तो लोग उस तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। फिर पहले ऐसा ही है, ऐसा ही था, लेकिन हरियाणा सरकार की ये प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से लोगों का रुझान अब बदला है। आपने भी देखा होगा कि जब फील्ड में आप जाते हैं या देखते हैं, तो देसी गाय की डेयरी बहुत मात्रा में खुलने लग गई है। साहिवाल गाय है, हरियाणा गाय है, गिर गाय है, ये सभी जो है, ये सरकार के और विभाग के प्रयासों से ही ये सब संभव हो पाया है। आपने अभी कृत्रिम गर्भाधान का आपने जिक्र किया। जब कृत्रिम गर्भाधान का जिक्र आता है तो विभाग आमतौर पे जाता है और एचएफ के जो है वो टीके रखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पशुपालकों की, क्योंकि जो पशुपालक जागरूक नहीं है
तो आमतौर पे देसी गोवंश में भी वो विदेशी गाय का जो है वो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आमतौर पे पशुपालक की पसंद से ही गर्भाधान के लिए जो टीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। और विभाग के पास देसी नस्ल की गायों के टीके उपलब्ध हैं। और कृत्रिम गर्भाधान के बगैर नस्ल सुधार का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इसलिए विभाग प्राथमिकता के तौर पे कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चलाए हुए है। नस्ल सुधार की जब हम जिक्र करते हैं तो अभी हरियाणा सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से, गौ सेवा आयोग के माध्यम से कुछ सेक्स-सॉर्टेड सीमन की अभी जिक्र चल रहा था, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट एक बार करें। हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयास भी मेरे कार्यकाल के दौरान अच्छा। ही माननीय ओपी धनखड़ जी जब पशुपालन मंत्री थे तो उनका एक विजन था। और उस बात को लेके कि भाई हम ऐसा कोई प्रयास करें कि ताकि सिर्फ बछड़ियां ही गाय से उत्पन्न हों। जी। तो कम से कम भी 2.5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन उस टाइम पे हमने पशुपालकों को रियायती दरों पे उपलब्ध कराया था। और उसकी आज नतीजे हमारे सामने हैं। लगभग 15,000 ऐसी सेक्स सॉर्टेड सीमन से उत्पन्न बछड़ियां आज प्रदेश में पैदा हुई हैं। और वो दूध देने की क्षमता भी उनकी ज़्यादा रहेगी। और हमें जो नर जो बछड़े हैं जो ज़्यादातर सड़कों पे आ जाते हैं या बेसहारा हो जाते हैं, तो उस पे भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। और जहाँ तक सेक्स सॉर्टेड का रिजल्ट की बात है, इसमें लगभग 90% तक बछड़ियाँ ही उत्पन्न होती हैं। 5-10% का कोई एरर इसके अंदर रहता है। और हमने ये सफल एक प्रयोग हरियाणा सरकार ने, पशुपालन विभाग ने अपने प्रांत में अगर हम किया। डॉक्टर साहब बात करें इसमें रेशो की, अगर हम 100 इंसेमिनेशन करते हैं तो कितना सक्सेस रेशो रहता है? देखो, हरियाणा प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का जो कंसेप्शन रेट की आप बात कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन की बात कर रहा सेक्स हूं। सॉर्टेड सीमन की ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लगभग 30 से 32% तक इसमें कंसेप्शन रेट रहा है। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल अगर बाहर के विदेशों में जहाँ पे ये प्रणाली पहले से ज़्यादा विकसित है, वहाँ भी 35% से ज़्यादा इसका कंसेप्शन रेट नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्शन का थोड़ा सा रेट जो है वो जो कन्वेंशनल जो हमारा सीमन है उससे थोड़ा सा कम रहता है। डॉक्टर साहब, हम अपने भारत में क्या है कि हम विदेशी गायें पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जबकि विदेशों में आप देखेंगे तो गिरलैंडो टाइप में अपनी जो गिर नस्ल की जो गायें हैं वो ब्राज़ील में जा करके वो एक रोल मॉडल बन गई हैं वहाँ पे। देखो, वहाँ पे हमारे भारत से गिर थार पारकर ब्राज़ील के अंदर बहुत वर्षों पहले वो और इस आज नस्ल हम को लेके गए थे। ब्राज़ील में सर्वे करने जाते हैं कि वहाँ पे गौवंश में दुग्ध उत्पादन कैसे हो तो रहा है। उन लोगों ने वहाँ पे इस अपनी जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं जी। इनका डेवलपमेंट करके और इनके नस्ल में सुधार करके उन्होंने बहुत ही इसमें एक क्रांतिकारी एक इसमें उपलब्धता हासिल की है। और हम जो है क्रॉस ब्रीडिंग और विदेशी नस्लों के साथ जो उनका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग पैदा की ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। यानी कि श्वेत क्रांति के नाम पे कहीं ना कहीं जो है वो विदेशी नस्ल भारत में आ गई। वो एक डिबेट का अलग विषय है जी। चलो, हम उस पर आपसे उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि गौशालाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में स्वावलंबी कैसे बनाएं डॉक्टर साहब? देखो, जहाँ तक हरियाणा में एक सामाजिक ताने बाने की बात है जी। तो गौशालाओं का देसी नस्ल की गायों के संवर्धन में एक बहुत बड़ा योगदान है। जी। आज भी अगर आप देखेंगे अपने हरियाणा प्रांत के अंदर लगभग 550 के करीब जो है वो गौशालाएं हमारे गौ सेवा आयोग से पंजीकृत हैं। और उनमें लगभग 4.25 लाख के करीब गोवंश पल रहा है। जी। तो अब विषय ये है कि जब तक इन गौशालाओं को हम स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, जी। क्योंकि दान और सरकार की ग्रांट के सहारे ज़्यादा समय तक इनको चला पाना इतना आसान नहीं है। तो अब समय आ गया है कि सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। वो अपने ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ, अपने ऐसे उत्पाद लेके आएँ
जिनकी मार्केटिंग बाज़ार में हो, जैसे कि गौमूत्र है, गौमूत्र बनाने का सभी अगर संयंत्र अगर लगाए जाएं, ऑर्गेनिक अपना खाद है, तो इन चीज़ों का एक विषय एक बार विचारणीय है। कुछ हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से कुछ संयंत्र गौशालाओं को मुफ्त भी बांटे गए थे या सब्सिडी पे भी दिए गए थे? गौ सेवा आयोग का निरंतर ये प्रयास रहा है कि इन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। उसके लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश आयोग करता रहा है और निरंतर कर रहा है। उसमें ऐसे ऐसे संयंत्र उनको सब्सिडी पे दिए गए और प्रयास यही है आयोग का भी, विभाग का भी, सरकार का भी, कि सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए ताकि उनमें पल रहे गौवंश का ठीक से पालन पोषण हो और सड़क पे जो बेसहारा जो गौवंश है वो ना रहे। यही एक विषय लेके गौ सेवा आयोग हमेशा प्रयासरत रहा है और आज भी प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विभाग की बात करी। अब हम आपकी दूसरी पारी की चर्चा कर लेते हैं, जो आपने अभी जो हाल फिलहाल में दूसरी पारी शुरू की है, क्योंकि आपके हर सवाल के उत्तर में जो है आप माननीय और सम्माननीय शब्द ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लगता है भाजपा की पाठशाला ज्वाइन कर ली है 2 महीने में ही। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता अभी 2 महीने पहले ग्रहण की है। मनोहर लाल जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी की मौजूदगी में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा आपने जो सबसे पहले जो प्रश्न किया था कि आफ्टर रिटायरमेंट जी, तो रिटायरमेंट के बाद मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा और अपने प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए, जिसमें मैंने अपने 37 साल जो है इस प्रोफेशन में मैंने काम किया है, उसको आगे फर्दर कैसे बेटरमेंट हो और कैसे पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इस प्रोफेशन के माध्यम से दी जाएं, यही मेरा अब रिटायरमेंट के बाद प्रयास रहेगा। यानी अधिकारी से नेता बने पशुपालन विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश छिकारा से हमने बात करी, उनके विभाग को लेकर के, पशुपालन विभाग को लेकर के, गौशालाओं से संबंधित बात की, गोवंश से संबंधित बात करी, भेड़ बकरी गाय भैंस से संबंधित बात की, और फिर हमने उनकी दूसरी पारी राजनीति के क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं। अब डॉक्टर ओम प्रकाश छिकारा दूसरी पारी में कितने असफल कितने सफल हम चर्चा करेंगे फिर कभी इनके साथ। तब तक जुड़े रहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत। हमें गर्व है क्योंकि हम दिखाते हैं आपको आपकी खबर, क्योंकि हम हैं भारत आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।